Hello everyone and a very warm welcome to all my dear passionate NEET aspirants जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, उस चीज का अब हो चुका है आगाज मेरे यानी कि डॉक्टर रितिका भारद्वाज के साथ। जो आप इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि मैम बायोलॉजी नीट कब आएगा, सर बायोलॉजी नीट कब आएगा, तो लो अब आपके सामने ये आ चुका है और आपकी तैयारी जो है वो हम ऑलरेडी स्टार्ट करा चुके थे दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन आज का ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सारी पढ़ाई सारे सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन है, जहां पर चाहे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आप हो ड्रॉपर, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस चीज का आप लक्ष्य कर रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। तो ये नीट क्या है, क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इसकी जो बारीकियां हैं पहले वो समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपना लक्ष्य भेद पाएंगे। तो वही बताने के लिए आज मैं आपके सामने आ गई हूं। हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट नीट के बारे में। बायोलॉजी जरूर लिखा है लेकिन मैं आपको एक जनरल पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी जो आपके सामने जिसका पैटर्न होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहली चीज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूं वो क्या है उसे देखते हैं। सबसे पहले हमने इस नीट को बहुत बार सुना, कभी अपने बड़ों से सुना, कभी अपने सीनियर्स से सुना, घर में सुना, XYZ सब जगह सुना। फिर किसी दिन बैठे बैठे हमारे दिमाग में आया कि यार मेरे को क्या है कि मैथ्स ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है और मेरी मम्मी भी बोलती हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तो चलो नीट को देखते हैं। थोड़ा बहुत हमने इधर उधर से सर्च किया, हमें उतना मालूम पड़ गया कि नीट जो है वो एक जरिया है जिससे हम मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं। कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर डॉक्टर बन सकते हैं या किसी भी मेडिकल फील्ड में हम एंटर कर सकते हैं और बस इसको हमने अपना लक्ष्य बना लिया। लेकिन नहीं, सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि मम्मी ने बोला है या मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता है सुनने में कि डॉक्टर ये नाम के आगे लगेगा तो कैसा लगेगा। सिर्फ इतना काफी नहीं है और सिर्फ पढ़ाई कर देना भी काफी नहीं है। पहले हमें जिस चीज का हमने लक्ष्य बनाया है उस चीज को पहले हमें जानना पड़ेगा और आज आपका लक्ष्य सिर्फ नीट है क्योंकि यही वो पड़ाव है जो आर या पार कर देगा। ठीक है, तो ये जो नीट है ये है क्या, व्हाट इज नीट यूजी। मैंने यूजी क्यों मेंशन किया है, क्योंकि नीट जो होता है ये एक्चुअली में है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और इस एग्जाम के अंदर इनका जो मोटिव है वो ये है कि ये एक ही अम्ब्रेला में सारे स्टूडेंट्स को लाकर और फिर करते हैं उनको क्या कहना चाहिए कि उन्हें एग्जामिन करते हैं, उनका नॉलेज देखते हैं और फिर उनको क्रीम लेयर बना करके आगे भेजते हैं। तो ये जो एग्जाम है नीट का, जहां पर ये पूरे नेशनल लेवल पर हो रहा है, इतना हमें इसके नाम से समझ में आता है। इसके बाद एक्चुअली में इस नीट के एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर कौन बनाता है, तैयारियां कौन करता है, तो वो है हमारा NTA। ठीक है, इसमें रोल ऑफ NTA, एग्जाम इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम है जो किस लिए है, डेफिनेटली मेडिकल प्रोफेशन के लिए है। और ये ना कि सिर्फ जैसे कि आप 11th और 12th करने के बाद जब आगे जाते हो मेडिकल प्रोफेशन में एंटर करते हो तब आपको नीट देना पड़ता है, लेकिन जब आप अपने 5-5.5 साल की मेडिकल डिग्री खत्म करोगे और अपने स्पेशलाइजेशन के लिए जाओगे तो उस जगह, उस स्पेशलाइजेशन में जाने के लिए वापस से आपको इस नीट को फेस करना पड़ेगा। तो हमारा जो लक्ष्य है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन के लिए होगा ही होगा। किसी को न्यूरोसर्जन बनना होगा, किसी को कार्डियोलॉजिस्ट बनना होगा, किसी को डेंटिस्ट बनना होगा, किसी को कोई और प्रोफेशन में जाना होगा, हो सकता है आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना हो। तो जो भी आपका एम है उसके लिए ये जो नीट है इसको आप 2 बार फेस करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। ठीक है, अब सबसे पहले आज जो हमारे लिए जरूरी है वो है अंडर ग्रेजुएट का नीट के लेवल का एग्जाम जो कि कंडक्ट करवाता है NTA। एंड व्हाट इट इज फॉर, मैंने आपको बताया यूजी और पीजी दोनों के लिए होता है। अभी हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के लिए। अब इस नीट से आप कहां कहां एंटर कर सकते हैं तो मैं आपको बस ये बता देती हूँ, इस नीट से आप जितने भी मेडिकल प्रोफेशन है उन सब में एंटर कर सकते हैं। आयुर्वेदा से लेकर के, यूनानी से लेकर के, जिपमर, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस का जो मतलब एम्स है वहां पर, किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाने का रास्ता यहीं से बनने वाला है नीट से।
सो ऑप्शंस फ्रॉम नीट इज MBBS, BDS, जिपमर, एम्स, BHMS, आयुष एज वेल एज BAMS। जितनी भी मेडिकल फील्ड्स हैं, जितने भी मेडिकल प्रोफेशंस हैं, वो सब कुछ यहीं से हो करके जाएंगे। इस नीट से ही उन सारे चीजों का दरवाजा जो है वो खुलेगा। तो ये डोर ओपन करने के लिए आइए आगे नॉक करते हैं। अब हमारे लिए क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाई पीपल चूज मेडिसिन। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि जो नीट है वो किस चीज के लिए, मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए। लेकिन क्या आपके दिमाग में ये आइडिया क्लियर है कि आप ये प्रोफेशन क्यों चूज कर रहे हैं? सिर्फ किसी के कहने पे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, सिर्फ किसी के कह देने पर या सुना करके इतना करना काफी नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपका जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड है। ये अभी से आप मेरी इस बात को मान लो, ठीक है। क्यों मेडिकल प्रोफेशन लोग चूज करते हैं? नो डाउट नोबल प्रोफेशन है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं लगता मुझे, डेफिनेटली कुछ भी नहीं लगता। मैं खुद प्रोफेशनली डॉक्टर हूं, पैशनेटली मैं आपकी मेंटर भी हूं। तो मैं आपको ये बताती हूं, जितने मैंने अपने आसपास इस फील्ड के लोग देखे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ और हो सकता है। मैं आपको बताऊंगी क्यों। लेकिन उससे पहले मैं ये बताती हूं कि ये लोगों ने नीट को चूज करके मेडिसिन को चूज करना क्यों सही समझा। पहली चीज, दिस करियर इज नॉट ओनली अ सर्विस। ना कि सिर्फ ये एक सर्विस है जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, बट वन दैट विल अर्न यू रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जो है वो इसी प्रोफेशन से आने वाला है। आपकी डिग्निटी जो है वो इसी प्रोफेशन से बनने वाली है, पहचान इसी प्रोफेशन से बनने वाली है। आप सोचिए कि जब आप कहीं ऐसी जगह जाएं या जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ गए हो, ऑल ऑफ अ सडन कोई आपके घर वालों को मिल जाए, आपके पेरेंट्स को मिल जाए और फिर वो बोले कि सर हम आपके बच्चे से इलाज करा चुके हैं, आपकी बच्ची का हाथ बहुत अच्छा है, मुझे तुरंत रिलीफ हो गया। यू नो, देयर इज नथिंग मोर देन दैट इन द वर्ल्ड। वो पीस सबसे बड़ा है और वो रिस्पेक्ट वहीं से आने वाली है, मेडिकल प्रोफेशन से। नेक्स्ट चीज, फाइनेंशियल गेन्स आर इनकंपैरेबल एंड रेयर डाउनफॉल्स। फाइनेंशियल गेन्स डेफिनेटली इनकंपैरेबल हैं, डाउनफॉल नहीं होता, क्योंकि इंसान, ये जो लाइफ हमें मिली हुई है, इस लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं और सारे उतार चढ़ाव का जो इफेक्ट है वो बॉडी पर आता ही आता है। तो कहीं ना कहीं आप एजिंग समझ लो या कोई और क्राइटेरिया समझ लो जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी का, तो ये तो चीज होनी ही होनी है, तो इसमें कोई डाउनफॉल नहीं होता है। नेक्स्ट, क्यों चूज किया होगा? स्टेबिलिटी अलॉन्ग साइड सेटिस्फैक्शन। स्टेबिलिटी जो है वो इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा है, पर इस चीज को लॉक कर लेना, मेरी इस बात को लॉक करके रख लेना अपने दिमाग में, हाइपोथैलेमस में, जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करता है, कि जब हम स्टेबिलिटी अलॉन्ग साइड सेटिस्फैक्शन बोलते हैं मेडिकल प्रोफेशन में, तो उसके लिए वन हैज टू बी अ गुड लर्नर ऑलवेज। आपके लिए, मेरे लिए, जितने भी लोग इस मेडिकल प्रोफेशन में हैं, उनके लिए ज्ञान का जो भंडार है वो अनंत है। उनके लिए ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। और अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, इस थॉट को प्रैक्टिस करोगे, तो आप ये याद रखिएगा कि आपकी जो स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन है वो एक साथ ही चलने वाले हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया हो सकता है? इट इज अ डाइवर्स एंड वास्ट फील्ड वेयर वन नेवर सीजेस टू लर्न, जो कि मैंने आपको बताया। ये जो ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप कभी भी सीखना बंद नहीं करते हो। एक डॉक्टर चाहे रिटायर हो जाए, ठीक है, या प्रैक्टिस करना छोड़ दे, वो ज्ञान लेना कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि हर बार एक नई मेडिसिन आएगी, हर बार एक नया केस आएगा, हर बार कोई चाची, कोई बुआ, कोई मामी, कोई बेटी, किसी की कोई भैया, कोई ना कोई जरूर आपसे पूछेगा, यार तुम डॉक्टर हो, तुम इधर आओ, मेरे पैर में ऐसा होता है, तुम डॉक्टर हो, मुझे अच्छा ये बताओ कि इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मेरे को एसिडिटी। मतलब सोचो, एसिडिटी जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़ा मैटर है। हो सकता है उनके लिए डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत बड़ा मैटर करता हो, लेकिन आपके लिए क्या है? आपके लिए वो बहुत छोटी सी चीज है जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो लिखा है ना, डाइवर्स वास्ट फील्ड वेयर वन नेवर सीजेस टू लर्न, हर बार नई मेडिसिन आएगी, हर बार कोई नया मेथड आएगा, हर बार कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो वो उससे हम हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखेंगे और जहां भी जाएंगे, जिस भी जगह जाएंगे, वहां पर हमारे साथ ये पूरा एक्सपीरियंस जाएगा और यूज भी होगा। नेक्स्ट चीज, the 5.5 years bachelor degree in medicine can introduce you to a whole new world of possibilities. Now this point gives me a goosebumps. मुझे क्यों ऐसा लगता है? ये जो 5.5 years का आपका करियर होगा, इस नीट को लेने के बाद
क्वालिफाई करने के बाद यहां हो, मैग्नेट ब्रेन्स पर देख रहे हो तो क्वालिफाई करोगे ही करोगे, इसको लिख के रख लो, ठीक है। बट द थिंग इज कि जब आप 5.5 इयर्स की ये बैचलर्स डिग्री खत्म कर देते हो मेडिसिन में, तो इससे आप एक पूरी नई दुनिया देखते हो पॉसिबिलिटीज की। क्यों नई दुनिया देखते हो? एक पेशेंट जो आपके सामने आया है, आप मेडिकल कॉलेज में खड़े होकर उसकी हिस्ट्री ले रहे हो, उसका ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हो, उस दौरान उस इंसान के लिए हो सकता है पॉसिबिलिटीज खत्म हो। यू विल बी द वन टू गाइड अप न्यू पॉसिबिलिटीज। आप वो नई पॉसिबिलिटीज को लेकर आओगे। द लाइफ, द डेथ, द लाइफ स्पैन, एवरीथिंग, द बर्थ, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू टू फेस। तो आपको बिल्कुल नई दुनिया दिखती है। जो दर्द है उससे कैसे हम किसी को हील कर सकते हैं, सिर्फ आपके 2 शब्द किसी को कैसे हील कर सकते हैं, वो आप अपने इस प्रोफेशन में यहां सीखोगे 5.5 इयर्स के टेन्योर में। नेक्स्ट चीज जो है, अभी और मेडिसिन चूज करने के कंसेप्ट खत्म नहीं हुए। अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग अ डॉक्टर, वन कैन ऑल्सो लुक फॉर मेडिकल रिसर्च एंड मेडिकल साइंटिस्ट, द बिगेस्ट थिंग ऑफ ऑल टाइम्स। आप न कि सिर्फ डॉक्टर बन सकते हो, इससे आप जा सकते हो अपने रिसर्च में, मेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हो। यू कैन गो इन टू लेबोरेटरीज, यू कैन वर्क ओवर देयर एंड फाइंड न्यू थिंग्स। दैट इज अगेन अ बिगर डील। उसके बाद कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट एंड अपग्रेड इन टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम नई चीजें लर्न करते रहते हैं। आप साइंटिस्ट बने, आपने रिसर्च करी, एक कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन हो रहा है आपकी नॉलेज में, और इनफैक्ट टेक्नोलॉजी भी आ ही रही है, ठीक है। एंड द रियल टाइम थिंकिंग एंड राइटली एम्प्लॉइंग नॉलेज इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि real time thinking, rightly applying knowledge is an essential part of medical practitioner's job. One small mistake can affect someone's life to a great extent. ये जो है, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहां जिसका कोई और तोड़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी देखना, आप कभी किसी डॉक्टर के पास अपना कुछ भी इलाज कराने गए हो, कुछ भी दिखाने गए हो, व्हेन यू आर स्पीकिंग, व्हाइल यू आर टॉकिंग टू अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हमेशा ध्यान से इधर उधर का सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपको सुन रहा होता है। उस टाइम उसका ये रियल थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। द डॉक्टर इज डिसाइडिंग एंड गोइंग टूवर्ड्स द डायग्नोसिस की जो आप कह रहे हो, वो कंसेप्ट किस डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, वो सिम्टम्स, वो साइंस ढूंढ रहा है। एंड एम्प्लॉइंग नॉलेज, अब मुझे मालूम है कि इसकी डायग्नोसिस ऐसी बन रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस चीज के लिए अपना नॉलेज अप्लाई करके एक रिजल्ट तैयार करना पड़ेगा जो मैं उसको दूं ताकि वो हील हो सके। तो ये जो है, ये भी आप इसी प्रोफेशन में सीखोगे। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस प्रोफेशन। इतनी बातें जो हैं, ये सब हमारे प्रोफेशन के बारे में है। यहां पर आपको ये लोगो दिख रहा है, ठीक है, ये सबको मालूम है कि ये लोगो क्या है। अगर आप यहां आ चुके हो, इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हो जहां आप मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पे मुझे नीट का इंट्रोडक्शन देते हुए सुन रहे हो, तो ये आपको जो ये लोगो है, ये आपको सोने नहीं दे रहा होगा, तभी आप यहां तक पहुंचे हो। ये जो लोगो है, ये मेडिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट लोगो है। हर जगह आपको किसी की कार पे मिलेगा, किसी के क्लिनिक में मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा, डॉक्टर्स के पेन में मिलेगा, पेन स्टैंड में मिलेगा, एवरीवेयर। क्यों रखा है हमने, क्या मतलब है इसका? इट इज कॉल्ड एज कैड्यूसिस। ये जो है, ये सिर्फ 3 चीजें दर्शाता है। एक मिडल में आपको रॉड दिख रही है, उसको हमने ह्यूमन मान लिया है, मैन मान लिया है, जिसके आसपास घिरे हुए हैं स्नेक्स, जो कि दर्शाता है पॉइजनस। लेकिन इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ऊपर आपको विंग्स दिख रहे हैं, जो कि है एक एंजल, यानी कि आप। तो अपने आप को अगर इस दर्जे पर बनाना है तो हार्डवर्क बहुत जरूरी है। चाहे वो कितना भी पेन दे दे, लेकिन पेन टेम्पररी होता है, और मेडिकल डिग्री जो है, इट इज फॉरएवर, वो हमेशा के लिए होती है। सो नाउ इतनी बातें समझ में आई। अब हम वापस अपने पॉइंट पर जाते हैं। हमारे को मालूम है कि नीट क्या है, हमें मालूम है कि क्यों हमने इस प्रोफेशन को चूज किया है, क्या इंपॉर्टेंट है इस प्रोफेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि कितने लोग नीट देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो इस नीट को देते हैं, इस नीट के एग्जाम को। तो मैं आपको रीसेंट डेटा बताती हूँ। 2021 में नीट रजिस्ट्रेशंस कितने हुए थे? करीब 16 लाख रजिस्ट्रेशंस।
और जिसमें से सीट का हम रेशो देखें तो एमबीबीएस की सीट, बीडीएस की सीट, आयुष की सीट, एज वेल एज एएच और बीवीएस की सीट्स, मतलब कि जितने भी मेडिकल प्रोफेशंस हैं उनकी हम सीट्स को कंपेयर करें तो बहुत कम हिस्सा मिलता है। 83,000, 26,000, 52,000, लगभग 1.6 का रेशो मिलता है। ठीक है, तो आप देखो सीट कितनी कम है, लोग कितने ज्यादा हैं। तो रेस जो है वो आपकी आज अभी इसी मिनट से चालू हो गई है और आप उस दौड़ में शामिल हो। आपको वहां पहुंचना है तो अपना लक्ष्य जो है वही दिखना चाहिए, सोते जागते उठते बैठते। मुझसे अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल बता रही हूं, मुझे कभी किसी ने बोल दिया था कि आप समर कोट पहनकर जाया करो, तो धूप बहुत है, गर्मी का सीजन है, समर कोट क्यों नहीं पहनती हो। मैंने कहा मेरे को समर कोट नहीं चाहिए, मेरे को वो व्हाइट कोट चाहिए। अब उसमें जितनी भी मेहनत लगे, मुझे जो भी फेस करना पड़े, मुझे उस व्हाइट कोट तक पहुंचना है। वो चीज आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, तभी आप वहां तक अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। सीट के अलावा हमें और क्या जानना है कि एग्जाम है कैसा। एक्चुअली में ये एक एनुअल एग्जाम है। एनुअल यानी कि साल में एक बार होने वाला। वो साल के 365 दिन में से कोई एक दिन होगा जो डिसाइड कर देगा कि आपका फ्यूचर क्या है। उस एक दिन के लिए जान लगा देनी है, ऐसी प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं उस चीज के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हर बात के लिए, हाउ टू क्रैक नीट, ये सारी चीजें लेकर आऊंगी, जिंगल्स लेकर आऊंगी, सीरीज लेकर आऊंगी, जिसमें आप कम समय में ज्यादा चीजों को गेन कर सको और वापस हाइपोथैलेमस में जाकर उसे स्टोर कर सको। तो आपको कहां बने रहना है, एक अपना पाथ फाइंड कर लो, यहीं पर बने रहना है। मुझे यहां सब चीजें मिलने वाली हैं और मिलेंगी आपको, ये मेरा वादा है आपका पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की नीट वाली टीम की तरफ से। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी। व्हेन आर यू एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम। सबसे कम लिमिट है, आपको कम से कम 17 साल का होना चाहिए। आपकी 17 साल की बाली उम्र से ही आप अपने जो अपना मेडिकल प्रोफेशन चूज करने का ड्रीम है उसको, उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। और कहां तक होता है, कोई भी एग्जाम दे सकता है, मम्मी पापा भी दे सकते हैं। देयर इज नो अपर एज लिमिट, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। पहले हुआ करती थी, बाद में इसे हटा दिया गया। अब कोई भी इस एग्जाम को दे सकता है। नेक्स्ट चीज, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम नीट की तैयारी करने निकले हैं, हमें डॉक्टर बनना है तो इसका मतलब यह है कि हम पीछे छोड़ जाएंगे अपने 11th-12th के ग्रेड्स को। नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी है। इवन मैं ये बोलूंगी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट भी है, क्योंकि परसेंटेज बनाना है। किसी भी अच्छे कॉलेज से बीडीएस, एमबीबीएस, व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर, फिजियोथेरेपी करनी है, कुछ भी करना है, किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, आपके लिए मिनिमम 60% जरूरी है। कई जगह 50% मांगते हैं, चल जाता है उसमें, लेकिन कम से कम लिमिट 60% तो लाना ही लाना है। जो टॉपर्स होंगे उनका जो भी एम होगा, बी देयर। मेरे लिए क्या जरूरी है कि मेरा 60% भी आ जाए और मेरे को मेडिकल प्रोफेशन में जाना है। वंस आई एंटर देयर, नथिंग मेक्स डिफरेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर यहां पर इतना स्टैंडर्ड मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश एज कोर कोर्सेज, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर नीट टेस्ट। एटलीस्ट 50% लिखा है, मैंने आपको बोला 50% लिखते हैं कई कॉलेजेस में, लेकिन कई कॉलेजेस में 50% नहीं मानते हैं। 60% तक चाहिए हमें, तो ही हम वहां एंटर कर पाएंगे। ये बुक्स जो हैं आपको मालूम ही है कि हाँ, बुक्स में आगे दिखाती हूं, पर इतना रिजल्ट तो हमें बनाना पड़ेगा कहां पर, 12th क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब क्या जरूरी है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। कैसा पेपर होता है, पेन एंड पेपर से पेपर होता है, ओएमआर शीट में। ये जो ओएमआर शीट है इसको आंखों में भर लो, यही है वो, यही पन्ना है जो आगे जाकर क्या करने वाला है, हमारा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। इसको आंखों में भर लेना, ऐसी ओएमआर शीट मिलेगी, इसमें सर्कल्स हैं, उसको कैसे फिल करना है। एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पेपर में तो सॉल्व कर लिया, लेकिन उसमें लगाना भूल गए। इन सारी बातों में डिटेलिंग मैं आपको दूंगी। अभी सिर्फ जान लो कि क्या क्या हमें रास्ते में आने वाला है। तो ये वो पेपर है ना, जो एक्चुअली हमारा रास्ता बनाएगा आगे का। उसके बाद पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा लाइफ को डिसाइड करने के लिए, 3 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर
13 लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में इसे ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं आपसे ये बात करना चाहती थी कि जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप नीट जो है वो अपना हिंदी मीडियम में दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाओगे, मेडिकल प्रोफेशन में एंटर करोगे तो अनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग, फार्माकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ये आपको पढ़ने हैं और वो इंग्लिश में पढ़ने होंगे। और कुछ टर्म्स आपको अभी से फेमिलियर अपने आप को करना चालू कर देना है, कुछ जाने पहचाने लगने चाहिए वहां जाने के बाद ये सारे टर्म। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जब मैं इसके सिलेबस को डिस्कस करूंगी तो वो कैसे वहां पर यूज होगा आपके मेडिकल प्रोफेशन में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो 13 लैंग्वेजेस में मैंने आपको बताया कि ये पेपर होता है। कौन कौन सी लैंग्वेज में मिल जाएगा? इंग्लिश में, हिंदी में, असमीज में, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन सारी लैंग्वेजेस में ये पेपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कोर सिलेबस। कोर सिलेबस जो है वो क्या है? कोर सिलेबस पर आ गए हम। इट इज द हायर सेकेंडरी स्टेज पर होने वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। फिजिक्स जो आपके लिए ऑलरेडी आ चुका है, तो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बॉटनी और जूलॉजी दोनों बायोलॉजी में आएंगे। ये आपको बुक्स जो हैं वो पढ़नी है, जो एनसीईआरटी है, बताती हूँ मैं आगे। बट फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या है ये मुझसे बेहतर आपको आपके फिजिक्स के टीचर बता पाएंगे। केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या है वो केमिस्ट्री के टीचर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मेरा मोटो है आपको सारी चीज से अपडेटेड कराना, इससे पहले कि हम धुरंधर जोरदार तैयारी चालू करें। तो वो सिलेबस क्या है? फिजिक्स के लिए आपकी 11th क्लास का सिलेबस ये है, 12th क्लास का सिलेबस ये है। उसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड है, तो वो ये है सिलेबस केमिस्ट्री का। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने के लिए मैं आपको अलग से ओवरव्यू प्रोवाइड करूंगी, लेकिन क्या क्या चीजें होंगी, एक तो 11th 12th का होगा, पर यहां आपके लिए जानना ये जरूरी है। ओवरव्यू में तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको 11th में क्या पढ़ना है, 12th में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्कीम होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। बट राइट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये जो बायोलॉजी का आप 11th और 12th का यहां पर साइंस लिखा हुआ देख रहे हो, जो टॉपिक्स देख रहे हो, यही टॉपिक आपका बेस क्रिएट करने वाले हैं जब आप कॉलेज में जाओगे। यहीं से आपको फिजियोलॉजी आना स्टार्ट होती है, यहीं से आप एनाटॉमी का मतलब समझते हो। एक स्कल को देखकर, एक स्केलेटन को देखकर वहां पर जो चीजें आपको पढ़नी होंगी उसका आधार यहीं से बनेगा, इसी से बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कोई भूल चूक नहीं कर सकते। और ये सारे सब्जेक्ट्स हमको कैसे पढ़ना है? मेन बुक है आपकी एनसीईआरटी और उसके बाद है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्यों है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसमें शामिल? क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज समथिंग व्हिच इटसेल्फ इज मेड बाय एनसीईआरटी ओनली। तो वहां पर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस हैं, तो उसके क्वेश्चंस हम करेंगे ही करेंगे। और हाँ, क्वेश्चन कौन से करने हैं, कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, कौन सी बुक ले ले मैम, हर बच्चे, हर दूसरे बच्चे को, जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, हर दूसरे बच्चे का क्वेश्चन आधे साल यही होता है, मैम अच्छी बुक बता दो प्लीज, मैम कौन सी वाली, केमिस्ट्री के लिए कौन सी करें, बायो के लिए कौन सी करें, फिजिक्स के लिए कौन सी करें। भाइयों बहनों, पहले उतना तो करो जो तुम्हारे सामने है। आपको कहीं दौड़ने की, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू वाया आवर टीम। हमारी टीम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेगी अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए। मैं बायोलॉजी के लिए करूंगी, बाकी दोनों टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए, राइट। अब बुक्स की बात हो गई। पैटर्न कैसा होता है? डेफिनेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न होता है। 2 सेक्शंस में, सेक्शन ए, सेक्शन बी मिलेगा। फिजिक्स के लिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, केमिस्ट्री के लिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, बॉटनी के लिए जहां पर प्लांट्स की पढ़ाई होती है उसके लिए भी 2 सेक्शन, और जूलॉजी के लिए भी 2 सेक्शन। जितना केमिस्ट्री है, जितना फिजिक्स है, ये आधा हिस्सा है और बायोलॉजी आधा हिस्सा है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेक्शन ए में ये 35 और 15 क्वेश्चन, 35 और 15 क्वेश्चन, लेकिन जब बायो पे जाते हैं तो बॉटनी और जूलॉजी मिलाकर डबल हो जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और टोटल जो मार्क्स है वो है 720। अब उसमें से 680 कम से कम का टारगेट करना पड़ेगा, है ना, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कितने आएंगे। अब मार्किंग स्कीम जानना बहुत 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 जरूरी है। क्यों जरूरी है? मुझे मालूम है कि राइट आंसर पे मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग आंसर पे मार्क्स कटेंगे, और कहां कैसे कैसे क्या क्या होगा वो भी जरूरी है। तो पहली चीज, करेक्ट आंसर जो है उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने सही ऑप्शन टिक कर दिया, आपका ऑप्शन सही है, एनटीए के अकॉर्डिंग
आपके अकॉर्डिंग नहीं। देखो आप पेपर दे के आते हो तो हर दूसरा बच्चे, अरे मैम बहुत अच्छा पेपर गया, बिल्कुल जो आपने पढ़ाया था वही आया था, बहुत अच्छा पेपर गया, ये वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। हर बच्चा देखो एग्जाम देने के बाद सबका पेपर अच्छा ही जाता है, किसी का बुरा नहीं जाता, कोई भी ऐसे नहीं आया मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। एवरीवन गिव्स अ गुड पेपर, बट द रिजल्ट इज डिसाइडेड बाय एनटीए ओवर हियर व्हेन वी टॉक अबाउट नीट। अब करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे तुमने, उसके बाद अगर इनकरेक्ट आंसर है तो -1 हो जाएगा, है ना। इसीलिए जय माता दी करके कोई भी ऑप्शन को टिक नहीं करना है, जय माता दी वाले ऑप्शन को टिक करने वाले जमाने चले गए, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़कर ही जाना है, नो रिस्क एट ऑल। उसके बाद अनआंसर्ड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी गिवन 0 मार्क। अगर आपने ऑप्शन छोड़ दिया है, नहीं बन रहा था तो 0 मार्क्स। अब मैं ये कहूंगी कि अगर नहीं आता है तो 0 मार्क्स ठीक है ना, -1 से 0 ठीक है, तो छोड़ देना भले ही चलेगा। लेकिन मैं छोड़ने का आपको इसलिए बोल रही हूं कि आप 1 मार्क्स ना गवाओ। मेरे लिए कोई क्वेश्चन छोड़ना इज नॉट अ क्राइटेरिया। इतनी मेहनत, इतनी प्रैक्टिस, इतनी गलतियां, इतनी सिली मिस्टेक सारी मैंने आपसे यहीं करा लेनी है, वहां जाकर के ऐसा कोई स्कोप नहीं छोड़ना है, वो तैयारी करनी है। और अपने आप पे भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, खुद पे भरोसा तो करना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज if more than one option is found to be correct then 4 marks will be awarded only। अब देखो अगर उन लोगों ने कोई गलती कर दी, ठीक है, कोई ऑप्शन जो है उसमें गड़बड़ हो गया उनकी तरफ से, तो आपको उस पे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सिर्फ तब जब ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। अगर चारों ऑप्शन सही थे तो उसमें से अगर आपने एक भी मार्क किया तो आपको मिलेंगे नंबर, नहीं तो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन इन एनी ऑफ द केसेस। गलती उनकी तरफ से हो किसी क्वेश्चन में, किसी आंसर में, या सारे के सारे ऑप्शंस उन्होंने सही दे दिए हों, दोनों केसेस में, दोनों क्राइटेरिया में आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने उसे अटेम्प्ट किया होगा। अटेम्प्ट करने के चक्कर में -1 नहीं कराना है अपन ने। नेक्स्ट चीज जो होती है, अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम दे दूंगा और नहीं मम्मी मैंने बहुत अच्छा पेपर दिया था, इसकी रीचेकिंग करवाओ, इसका रीवैल्यूएशन कराओ, वो नहीं कराते हैं, दे डोंट ऑप्ट फॉर दिस। उनने ऑप्शन ही नहीं दिया है, उनको है भैया पढ़ना है, मेहनत करनी है, एग्जाम देना है, फिर ही निकलना है, हम तुमको कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं। सो दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी नो रीचेकिंग एंड नो रिवैल्यूएशन इन द एग्जाम, देयर विल बी नथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। क्या होता है, तो मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है ये कैसा होता है, इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि जो हमारी एनटीए है, जो हमारा एग्जाम का पेपर भी बना रही थी, वही लोग हैं ये, विल प्रिपेयर एन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, जहां पर आपका नाम होने वाला है नेक्स्ट नीट के एग्जाम में। तो ये जो एनटीए है यही आपका नाम इस लिस्ट में डालने वाली है। जब आप उस चीज में मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो उसका जो क्राइटेरिया है वो किसने डिसाइड किया, डेफिनेटली जहां आप जाने वाले उन्हीं ने डिसाइड किया, मेडिकल काउंसिल, मेडिकल कमिटी ने और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलकर के क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि भाई हमें इतने ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसे मार्क्स के स्टूडेंट्स चाहिए। तो उस हिसाब से एनटीए आपकी जो लिस्ट है वो प्रिपेयर कर देता है, मेरिट लिस्ट। और यहाँ पर मिनिमम मार्क्स जो हैं वो कितने चाहिए होते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आपको चाहिए, वेल इनफ। और अगर कोई डिसेबिलिटी है तो 45%, और अगर कोई आपके पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप या फिर और कुछ, तो वहां पर आपको 40% तक मार्क्स चाहिए। ओनली देन यू कैन क्लैरिफाई दिस एग्जाम। इतनी जो जानकारी है नीट के लिए, नीट को जानने के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप, मैं डेफिनेटली श्योर हूं, अच्छे से समझ गए होंगे। अब बारी आती है नीट प्रिपरेशन टिप्स की। मैडम नीट प्रिपरेशन टिप्स दे दीजिए प्लीज, ये तो हर स्टूडेंट मांग रहा है। तो ये जो नीट प्रिपरेशन टिप्स हैं वो क्या हैं, एकदम सिंपल लेवल पे। मैं आपको अभी ये नहीं बोल रही हूं कि आप प्लानर बना लो, और मैं आपको अभी ये नहीं बोल रही हूं चलो बैठो अब चलो डिसाइड करो कैसे कैसे पढ़ोगे। पहले समझो, पहले जानो क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें मुझे करनी है, पहले उसको दिमाग में लाओ, उसके हिसाब से हम आगे का प्लान करेंगे। तो हमने तो आपके लिए प्लान किया हुआ है, मैं आपकी बात कर रही हूं कि उसके हिसाब से आप आगे का प्लान करेंगे। सो व्हाट आर द टिप्स, इफ यू टिक्स, व्हाट आर द टिप्स, इफ यू आर डिटरमिन्ड इनफ, इतना डिटर्मिनेशन चाहिए, यू कैन इजीली क्रैक द नीट एग्जाम। डिटर्मिनेशन जो है वो सबसे ऊपर आता है। जिस दिन ये सोच लिया कि यार मैं पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, देखो मेरा होता है कि नहीं, घर में भाई बहनों से बोल रहे हैं यार देख मम्मी बोल तो रही है पर मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा, मैंने इतनी तैयारी नहीं करी है। बेटा जिस दिन ये मान लिया ना, ये हर स्टूडेंट के लिए है, ड्रॉपर के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, जिस दिन ये समझ लिया, अपने आप पे डाउट कर लिया, बस
वहां पर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो अपने आप पे पहली चीज डाउट कभी नहीं करना है, मैं हूं, मैं वो चीज हूं, मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी और मैं बन जाऊंगी, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी, मेरा एम ये है, मुझे इस तक पहुंचना ही पहुंचना है। ओनली दिस इज व्हाट आई नो, दिस इज व्हाट आई स्लीप विद, दिस इज व्हाट आई वेक अप विद। तो पहली चीज, लर्न दी सिलेबस। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर बार हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज डिस्कशन आपको यहां मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स पर ही। तो आपका सिलेबस जो है आप उसे आराम से लर्न कर सकते हो। फिर है चूज हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल, कंटेंट जो भी आपका है, जैसे आपको नोट्स भी मिलेंगे यहां पर, तो वो जो है उसको अपने को हाई क्वालिटी पर ही जाना है, इधर उधर की चीजों पे नहीं जाना है। हमारा जो लक्ष्य है, हमें उसके पास जाने के लिए वही लैडर चूज करना पड़ेगा जो वहां तक पहुंचता हो। तो वो जो लैडर है वो हमें डिसाइड कर लेना है, हाई क्वालिटी चाहिए हमको। नेक्स्ट है क्रिएट अ स्टडी प्लानर। प्लानर बनाएंगे आप खुद अपने लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। मैं आपके लिए डेफिनेटली ये चीज लेकर आ रही हूं कि आप कैसे प्लान बना सकते हैं। मैडम मेरा स्कूल भी है, मेरे को कैसे मैनेज करना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट्स को मैं कैसे मैनेज करूं, मैं 12th में हूं तो मेरे को 11th का कैसे पढ़ना है, या मैं ड्रॉपर हूं तो मैं दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली कैसे लेकर चलूं। नाउ हियर वन थिंग इज वेरी क्लियर, आप एक चीज को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल सकते, आपको तीनों चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। टाइम डिवाइड करना है। आई विल हेल्प यू आउट हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। तो चिंता करने की बात नहीं है। प्रिपेयर नोट्स आपको मिलने वाले हैं, तो आप या तो जब आप सेशंस देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, उस दौरान भी लिख सकते हो, और अदरवाइज भी आपको नोट्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रेगुलर रिवीजन। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूं। मैं कॉलेज में जब थी तो मैंने हमेशा मुझे जिताने में जिसने मदद करी है वो रिवीजन ही है। हर बार जो मेरी डिस्टिंक्शन आई तो वो रिवीजन ही है जिसकी वजह से मुझे डिस्टिंक्शन मिल पाई। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, रिवीजन तो करना ही है। मैम कैसे करेंगे रिवीजन? उसके लिए भी आपके लिए तीनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के लिए हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की नीट की टीम है उसने प्रिपेयर कर रखा है कि आपको किस किस पड़ाव पर कब कब क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है। तो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। कहां से करने हैं, क्या करना है, कहीं नहीं दौड़ना है, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस नीट एमसीक्यूज, वो भी आपको यहीं मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज नीट प्रिपरेशन, तो मैंने जैसा आपको बताया तीनों सब्जेक्ट को आपको लेकर चलना ही है। यूज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आपको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से जो एडवाइस है वो ये है, सारी चीजें सिंप्लीफाई आपको यहाँ हो रही है। अगर आपको कुछ खुद से पढ़ना है कोई बुक तो वो है नीट एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक वैसे होनी चाहिए हमारे पास जैसे कि लोग नॉवल पढ़ते हैं, उठते बैठते बुक, बस में, कार में, कहीं पर भी चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर समय वो क्या कर रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से हमको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी। हमारी जो होली बुक है एनसीईआरटी, उसका साथ तो हमको चाहिए ही चाहिए अगर हमें रिजल्ट्स चाहिए। नेक्स्ट इज सॉल्व लॉन्ग थियोरेटिकल आंसर्स, क्विक कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको बेसिक चीजें सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलेज, ये सब कुछ जो तैयारी करनी है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया आपके लिए, तो आपको वो भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, और वो मिल रहा है आपको सब कुछ। डोंट गेट टेंस्ड और स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस होना, टेंस होना या स्ट्रेस लेना इज नॉट अ थिंग फॉर यू, इज नॉट योर कप ऑफ टी। आप अगर खुद ही टेंस्ड हो तो आप कैसे किसी का इलाज कर सकते हो? कर सकते हो। यू नीड टू बी काम। कामनेस जो होती है वो एक डॉक्टर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। क्यों होती है? अगर आप खुद काम नहीं हो, आप कभी किसी को इंजेक्शन तो लगा ही नहीं सकते, और अगर आप वही नहीं कर सकते तो फिर बस खत्म है कहानी। वहां तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन, कामनेस, ये दो चीजें अपने आप में बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इतना कि मुझे आज इतनी ये चीजें पढ़नी ही है, मुझे ये सेशन देखना ही है। और आपके पास सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके पास कोई भी सेशन जहां पर खत्म हुआ, आपके किसी भी रीजन से आपका कोई सेशन छूटता नहीं है, जहां पर खत्म किया था वहां दोबारा देख सकते हो। आपके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बहुमूल्य प्लेटफॉर्म पर जहां पे आपको सब चीजें मिल रही हैं। बस आपको क्या करना है, आपको उसे यूटिलाइज करना है। उसके बाद मैनेज द प्रेशर। प्रेशर तो देखो मैनेज करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। आज भी करना पड़ेगा, कल भी करना पड़ेगा, आज तैयारी में भी करना पड़ेगा, कल वहां ओटी के सामने खड़े होकर भी प्रेशर को झेलना है। तो इसकी तो हमें आदत बना लेनी है, वो हमारे ब्लड में है, वो हमारे ब्लड के अंदर ही है कि भाई प्रेशर से मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, मेरे लिए सब सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर कितना भी प्रेशर आएगा मैं उसमें से रास्ता निकालूं, फाइंड योर वेज आउट।
कैसे मैम, कैसे रास्ता निकाले? मैं हूं ना, मैं बताऊंगी सारी चीजें कैसे करनी है, क्या प्लान बनाना है, क्या क्या चीजें सॉल्व करनी है, किसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वेटेज के हिसाब से हमें चैप्टर को कैसे देखना है, पहले 12th की तैयारी करनी है, फिर 11th की करनी है, या पहले 11th का, जो भी है मैं सारी चीजें आपके लिए लेकर आऊंगी, आपको सारी चीजें बताऊंगी। यहां पर आप अपने नीट के लक्ष्य को पाने के लिए सारी चीजें जो बेसिक हैं उसको जान चुके हो, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने आए और आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। एंड रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो सक्सेस होती है, इट नेवर कम्स फ्रॉम द हैप्पीनेस। सक्सेस नेवर कम्स फ्रॉम द हैप्पीनेस, बल्कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द सक्सेस। अगर आप खुश हो एंड यू लव व्हाट यू डूइंग, तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, आपको खुद खुश होना पड़ेगा, तभी जो आप कर रहे हो उसको आप पसंद कर पाओगे और उतना डिटर्मिनेशन आएगा। मुझे इसमें बहुत मजा आता है, मैं यही करने वाला हूं। सो बी प्रिपेयर्ड विथ मी टू ज्वाइन आवर नीट टीम in the Magnet Brains IIT JEE NEET. अभी right now subscribe it, because definitely ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, you are going to get everything free of cost over here. तो सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ में सब कुछ आ ही गया होगा। आगे आने वाली चीजों के नोटिफिकेशंस पाने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, लाइक जरूर कर देना, और मेरे साथ आपका इंटरेक्शन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार अपने फ्रेंड से बात मत करना, अपनी सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम मुझे बताना। आई एम द वन टू लीड यू, आई एम द वन टू मेंटर यू। सो mention in the comments and let me know. I'll meet you again in the next session. तब तक के लिए thank you.